हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो हमने दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट की है, नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, सॉरी, जिसको आप हमारे सोच चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो आपको पता है हमारे सोच चैनल का स्टार्टिंग से ही हमारा एक ही मोटो रहा है, एजुकेशन ओवर मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमने इसी मुहिम में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो दोस्तों, ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सीरीज को आप जरूर पूरा का पूरा देखिएगा। इस सीरीज को देखने के बाद आप किसी भी तरीके के जो स्कैम होते हैं आज के टाइम पे, जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो हजारों स्कैम चल रहे हैं, आप इनसे अपने आप को बचा पाएंगे। आप अपने जान पहचान वालों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, हम और लोगों को अवेयर कर पाएंगे सो डेट कि लोग इस टाइप के स्कैम से बच सकें। देखिए, इस समय क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो तरीके से स्कैम होते हैं। एक तो पोंजाई स्कीम जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और दूसरा जो कूड़ा कॉइन जो बेचे जा रहे हैं लोगों को, कचड़ा कॉइन जो बेचे जा रहे हैं लोगों को, ये बिटकॉइन या किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट की सक्सेस को दिखा के, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब की सक्सेस को दिखा के। तो ज्यादा जरूरी था कि एक ऐसी सीरीज लेके आए कि लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज ले सकें, प्रॉपर एजुकेट हो सकें इस इंडस्ट्री के बारे में, और इन टाइप के स्कैम्स से वो अपने आप को, अपने जान पहचान वालों को बचा सकें। तो इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों देखिए, दो तरीके के इस समय स्कैम हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। एक तो पोंजाई स्कीम। पोंजाई स्कीम में क्या होगा, आपको वो बताएंगे कि एक काम करो जी, आप ना एक इथेरियम हमारा लेफ्ट में इन्वेस्ट करा दो, एक इथेरियम हमारा राइट में इन्वेस्ट कराओगे अगर आप, तो हम आपको मिलेगा 0.1 इथेरियम। तो अब आप एक चीज समझिए, ये पोंजाई नहीं है तो क्या है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप लेफ्ट में 500 रुपए दो जी मेरे को किसी से लेके, राइट में किसी से मेरे को 500 रुपए लो देके, तो आपको मैं 100 रुपए दूंगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई ये तो पूरी की पूरी प्योर मनी सर्कुलेशन है, ये तो प्योर पोंजाई स्कीम है। तो ये जो पोंजाई स्कीम है, हमें यहाँ पे साफ पता लगता है, और ये एक क्या बोलते हैं, इलीगल एक्टिविटी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी ये क्या है। ये फिएट करेंसी है, हाँ, या नॉर्मल करेंसी आप इसको बोल सकते हैं। फिएट करेंसी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये एक नॉर्मल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी है। तो जब 500 लेफ्ट 500 राइट में होने पे अगर आपको कोई 100 रुपए देता है तो आपको वो मूर्ख लगता है, आपको वो एक फ्रॉड इंसान लगता है। तो वही लोग जब आपको क्रिप्टो करेंसी वर्ड यूज करके बोलते हैं कि एक इथेरियम लेफ्ट में, एक इथेरियम राइट में दो और आपको मिलेगा 0.1 इथेरियम, तो आप बोलते हो अरे वाह क्या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को तो आग लगा देगी, इसको कोई समझ नहीं रहा है, ये स्कैम नहीं है, ये पोंजाई नहीं है। तो आपको एजुकेट होने की जरूरत है। हमेशा से मैं एक चीज बोलता हूं, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट है। तो आप समझ गए, एक तो इस टाइप के स्कैम्स को रोकने के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर पोंजाई स्कीम चला रहे हैं, और ये आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के लिए भी लोगों को नेगेटिव करेंगे, और ये साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का भी नाम बदनाम करेंगे। इस टाइप के जो स्कैम है। दूसरे स्कैम क्या है, कूड़ा कॉइन वाले स्कैम। देखिए, ये जो कूड़ा कॉइन वाले स्कैम है ये और भी ज्यादा खतरनाक है। आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन आ जाएगा, XYZ कॉइन, और आपको पता है क्या बोलेंगे, ये देखो बिटकॉइन को देखो, BTC को देखो, इथेरियम को देखो, ये देखो कितने के लॉन्च हुए थे आज, कितने के हो गए। हमने भी एक कॉइन लॉन्च किया है, हाँ, जिसका नाम है XYZABC, और ये भी आने वाले टाइम में जी देखना आप यहां से क्या बोलते हैं, आज आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के अंदर। आने वाले टाइम में ये 1 रुपए आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए का ये एक कॉइन। इसके बदले में आप हमें क्या करो, आप हमारे को इथेरियम दो, या आप हमारे को ट्रोन दो, या आप हमारे को कोई और करेंसी दो, आप हमारे को करेंसी दो, उसके बदले में हम आपको उतने ही वैल्यू के ये कॉइन दे देंगे, और आने वाले टाइम में ये 1 लाख हो जाएंगे, क्योंकि इथेरियम तो बढ़ चुका, ट्रोन तो बढ़ेगा, हम आपको ये क्या बोलते हैं नया कॉइन दे रहे हैं, ये ज्यादा बढ़ेगा। तो अब होता क्या है, लोग सोचते हैं अरे यार BTC भी बढ़ गया, इथेरियम भी बढ़ गया, ये नया कॉइन आया तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ेगा ही पक्का, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कचड़ा कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप एक समझो, जिनके पास इथेरियम खरीदने का पैसा नहीं है, जिनके पास BTC खरीदने का पैसा नहीं है, ये लोगों को लूटते हैं। इनको पता है कि यार हमारे पास तो पैसा है नहीं बिटकॉइन इथेरियम खरीदने का, हाँ, या कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट खरीदने का, हाँ, तो हम क्यों ना लोगों को बेवकूफ बना के उनसे ये चीज खरीदवा के अपने पास ले लें। फिर वो बोलते हैं अच्छा ये तो बड़ा इजी है,
इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम कोई भी एक करेंसी बनवा लेते हैं और क्या बोलते हैं कोई भी क्या बोलते हैं, और इसके लिए हमने एक कॉइन बनाते हैं XYZ ABC। तो बंदा बोलेगा अबे ये तो कचरा है, इसको तो कोई भी नहीं लेगा, इसको कोई क्यों खरीदेगा, इसको खरीदेगा क्यों, क्योंकि हम लोगों को जाके यही चीजें बताएंगे ना, देखो BTC बढ़ गया, इथेरियम बढ़ गया, ये हमारी कंपनी का कॉइन आने वाले टाइम में तबाही मचा देगा, आग मचा देगा। और फिर इस टाइप के डायलॉग मार दिए, आग लगा दो सीने में जब तक 8 लाख आए महीने में, इस टाइप की चीजें बोल दी आपको। और आपने क्या किया कि आप इथेरियम ले रहे हो और आप क्या उनको क्या बोल रहे हो, भैया ये एक कॉइन कितने का, 1 रुपए का, और आपसे वो ले रहे हैं 1 इथेरियम, और आपको बोल रहे हैं जी 1 इथेरियम भेजो, हम भाई आपको 1,20,000 कॉइन भेज देंगे। ये 1,20,000 कॉइन आने वाले टाइम में आपको जो है 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए की वैल्यू हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। तो हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको कूड़े कॉइन, कचड़े कॉइन जिनको कोई नहीं लेगा, उनकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए आइदर वो डायरेक्ट सेलिंग का सहारा ले रहे हैं, या वो आपको और ये डायरेक्ट सेलिंग का सहारा इन कचड़ा कॉइन को प्रमोट करने के लिए भी लिया जाता है। अब आपको पता है कि सबसे इजी और सबसे बेहतरीन कंसेप्ट क्या है लोगों के थ्रू कोई चीज प्रमोट कराने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक कचड़े को भी, अगर मैंने हमेशा एक चीज बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कूड़े को भी सोने के, आप कचड़े को भी ना गोल्ड के रेट में सेल कर सकते हो, जस्ट आपको वहां पे मोटिवेशन डालना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे आप सोने को भी सोने के रेट पे सेल कर सकते हो, आप कचड़े को भी सोने के रेट पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे ड्रीम्स एंड मोटिवेशन डाल के। तो यहाँ पे आज यही किया जा रहा है। ये जो लोग हैं जो स्कैम कॉइन्स को प्रमोट करते हैं, ये अपने कोई ना कोई कॉइन निकाल के और क्या बोलते हैं लोगों को अट्रैक्ट करके, लोगों को क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, ये देखो XYZ कॉइन, आप ये वाला ले लो जी। और अभी तो सोचो आपने एक देखो, एक तो ये आपसे क्या करते हैं, इनके पास तो पैसे थे नहीं, ये तो फ्रॉड थे। एक तो ये आपसे इथेरियम, अपने पास ये इथेरियम रख रहे हैं और आपको बदले में अपनी कंपनी का एक कॉइन दे दे रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक चीज समझिए, 10 मिनट के अंदर ना क्रिप्टो करेंसी बनाई जा सकती है। डेवलपर ना 10 मिनट में आपको क्रिप्टो करेंसी बना के दे देते हैं। 10 मिनट में वो आपको 5,000 करोड़ कॉइन बना के दे देंगे जिसकी वैल्यू 0 है। लेकिन 99% लोगों को तो नहीं पता ना ये चीजें। उनको तो क्रिप्टो करेंसी लगता है कोई बहुत ही तगड़ी, हर क्रिप्टो करेंसी मतलब के पीछे बहुत ही तगड़ी बैकिंग है, बहुत ही तगड़ी साइंस है। तो यहाँ पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। और उसके बाद उसकी डिमांड वो कैसे बढ़ाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। लोगों को क्या बोला, आज ही 1 रुपए का कॉइन है, हमें दे दो इथेरियम और ये लो हमारा कॉइन, और अगर आप 2 लोगों से हमें और इथेरियम दिलवाओगे तो हम आपको ये कॉइन और ज्यादा देंगे। सोचो, इस कॉइन को जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो। ये XYZ ABC कॉइन आप कर लो 50 करोड़। आने वाले टाइम में आप देखना, अगर इसकी 10 रुपए की भी वैल्यू होगी तो आपका हो जाएगा सीधा 500 करोड़ रुपए और आप बन जाओगे अमीर। आपके नीचे होगी गाड़ियां। और वो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, लोगों को उन्हीं के सपने बेच रहे हैं और खुद वो इथेरियम या अच्छे अच्छे कॉइन जो है वो आपसे इकट्ठा कर रहे हैं। और इस तरीके से भी स्कैम चल रहा है। तो चलिए, इसको तो बाद में हम और अच्छे से डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये सीरीज स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या है आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। तो चलिए अब आ जाते हैं। देखिए, कभी भी आपको समझना है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी क्यों आती है तो उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। आइदर प्रीवियस टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर कुछ कमियां नहीं होंगी, या उस प्रीवियस टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार की मतलब स्कोप रहा होगा, इसलिए नई चीज आती है। तो सेम उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि फिएट करेंसी जो है इसमें क्या प्रॉब्लम रही। फिएट करेंसी को अगर हम बात करें, फिएट करेंसी क्या होती है, तो जो नॉर्मल करेंसी होते हैं, जैसे इंडिया है उसकी INR है, यूएसए की कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। सॉरी, ये टी आप हटा दीजिए, मैंने क्रिप्टो करेंसी से USDT मैंने कर दिया। तो ये USD है। जैसे इंडिया का INR है, यूनाइटेड स्टेट क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। तो एक्सेट्रा इसी तरीके का जो गवर्नमेंट, जो अलग अलग गवर्नमेंट जो अपनी करेंसी जो लॉन्च करती है उनको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। जैसे इंडिया की फिएट करेंसी कौन सी है, INR। तो अब क्या स्टार्टिंग से सदियों से ही सारा का सारा जो चीज होती थी, हमेशा क्या कागज के नोट पकड़ा दिए जाते थे और लोग इतने बेवकूफ थे, उन कागज के नोटों की वैल्यू मान जाते थे कि ये लो जी, इस कागज पे 100 लिखा है तो ये 100 रुपए का हो गया, इस पे 10 लिखा है 10 का हो गया, इस पे 2000 लिखा है ये 2000 का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये बहुत नया कंसेप्ट है, बट हम में से ज्यादातर लोग जब से पैदा हुए वो इसी कंसेप्ट को देखते हुए आए, तो हमें लगता है नहीं, यही कंसेप्ट सदियों से रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। ये कंसेप्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में सदियों से जो पूरी की पूरी पृथ्वी चल रही है वो चल रही है बार्टर सिस्टम पे। जब नॉर्मल करेंसी नहीं थी तब लोग कैसे एक्सचेंज करते थे गुड्स और सर्विसेज, या तब कैसे इकोनॉमी चलती थी, तब चलती थी बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये इसके
बेस्ट पार्ट क्या होता है, ये बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं हरियाणा मैं भिवानी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने खुद अपने गांव में देखा है आज से 20 साल पहले भी कि अगर आपको दुकान पे जाके अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो आप दुकान पे जाके इधर पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करो, दुकान में एक ऐसे बर्तन रहता था, उसमें जाके गेहूं डाल दो, जितने रुपए की वो गेहूं को तोलेंगे, जितने रुपए की उसकी वैल्यू बनेगी, उतने रुपए का आप दुकान से कोई भी सामान ले लो। तो ये एक तरीके का बार्टर सिस्टम होता था, जब हम किसी सामान के बदले में दूसरा सामान देते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आपको मान लो आप किसी के घर गए, आपने उसको वीट दिया, बदले में जो उस वीट की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू का आपको घी मिल जाएगा, और घी की वैल्यू भी डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करती थी। तो देखो अब इसका फायदा क्या होता था, इसका फायदा ये है कि मान लो आपने अगर वीट उगाया, और तो आपकी करेंसी वीट ही होगी अब, क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम था, आप वीट उगा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये करेंसी उगा रहा हूं, तो हर इंसान अपनी करेंसी खुद उगाता था। एक तरीके से आप समझो कि कोई अगर गेहूं उगा रहा है तो उसके लिए वो गेहूं, ये नहीं है कि वो गेहूं बेचेगा पैसे कमाएगा, उसके लिए गेहूं ही पैसा है बार्टर सिस्टम में। तो हर इंसान अपनी करेंसी खुद उगाता था, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई घी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब क्या होता था, मान लो आपने मान लो गेहूं उगाए और इसकी जो सप्लाई है वो कम हुई, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन कम हुई, और डिमांड अगर इसकी ज्यादा है तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा। सोचो, सप्लाई अगर कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई, लेकिन डिमांड अगर उसकी ज्यादा है, आपको पता है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको प्राइस ज्यादा मिलने लग जाएगा। पर्सन हु होल्ड्स द व्हीट विल गेट मोर मनी फॉर द सेम व्हीट। मतलब जिस इंसान के पास व्हीट होगा वो अमीर बन गया, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि वो उसकी पर्सनल करेंसी थी बार्टर सिस्टम के अंदर। एक जिस इंसान ने गेहूं उगाया उसकी करेंसी क्या है, गेहूं। जिसने घी उगाया उसकी करेंसी क्या है, घी। जिसने घी उगाया मान लो, और घी की भी सप्लाई कम है, अच्छे घी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसका भी प्राइस जो है घी का बढ़ जाएगा। तो घी वाले इंसान की करेंसी घी थी, वीट वाले इंसान की करेंसी वीट थी, और अगर इनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये अमीर ज्यादा हो जाएंगे, इनको ज्यादा पैसा मिलेगा। एक एग्जांपल, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एट द सेम टाइम मान लो इन्होंने वीट उगाया और इन्होंने घी उगाया, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, या मैं बोलूं सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई मार्केट के अंदर, डिमांड जो थी वो कम है, तो क्या होगा, इनको जो प्राइस है वो उतना नहीं मिलेगा जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनको प्राइस कम मिलेगा। तो ये है बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम का मैं क्यों बताता हूं, ये ब्यूटी है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, कि हमें पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो लोग उसी तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करते थे, और उनको उनकी करेंसी का बेनिफिट भी मिलता था अगर वो एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करते थे जिसकी डिमांड ज्यादा होती थी। तो लोग इसी तरीके से सदियों से आपस में ट्रांजेक्शन करते हुए आए हैं। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती, गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल करना चाहती है लोगों को की करेंसी के ऊपर। तो गवर्नमेंट आई पिछले कुछ सालों के अंदर, अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप की करेंसीज लॉन्च होती रही हैं सदियों से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, वो लोग आते हैं, वो अपने एक फिएट करेंसी निकालते हैं, जैसे इंडिया में है INR। अब INR या फिएट करेंसी के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होती है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू हर साल गिरती जाती है। जैसे कि अगर अभी फरवरी 2021 में आपके पास 100 रुपए हैं, और इस 100 रुपए को अगर आपने सिर्फ अपनी जेब में रख लिया, तो फरवरी 2022 में इस रुपए की वैल्यू कम हो चुकी होगी, क्योंकि आज हो सकता है 100 रुपए में आपको एक ब्रेड के 10 पीस मिले, और यह भी हो सकता है कि एक साल के बाद यही 10 पीस आपको 104 या 105 रुपए में मिले। क्या बोलते हैं, यही 10 पीस। तो अगर आपके पास 100 रुपए होंगे आज से एक साल के बाद, तो आप ये 10 पीस नहीं बाय कर पाओगे। और आपको पता है 2020 के अंदर हमारी कंट्री में 5% का इन्फ्लेशन था, तो उसी को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अब इन्फ्लेशन, लोग पूछेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आज एक ब्रेड 100 रुपए की मिल रही है और एक साल के बाद अगर अगले साल ये 105 रुपए की मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि कंट्री के अंदर इस साल जो इन्फ्लेशन रहा है वो 5% रहा है। और ये सब चीज मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इनके अंदर वैसे भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सिंपल सी ये चीज है कि फिएट करेंसी के साथ देखो कितनी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 100 रुपए आज रखा हुआ है, इसका कोई डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी चीज है, अगर आपने अपने पास पैसा रखा हुआ है, ये गवर्नमेंट की करेंसी है, ये आपकी करेंसी नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको जो करेंसी दी है, अगर वो आप अपने पास रखोगे तो कोई डिमांड सप्लाई यहां पे काम नहीं करता, आपकी करेंसी की वैल्यू कम होनी ही होनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। तो 100 रुपए आप अपने पास रखो और आप गरीब होते जाओगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की करेंसी के साथ यही एक इशू आता है। तो अब फिर लोग क्या करते हैं, उस पैसे को डालते हैं ज्यादातर लोग बैंक के अंदर, और बैंक ना आपको गरीब बनाता है, क्योंकि बैंक आपको उतना ही इंटरेस्ट पे करता है जितना कि इन्फ्लेशन होता है या उससे कम पे करता है। तो वो चीज अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से।
चलिए देखते हैं किस तरीके से बैंक में जो पैसा है वो हम जब रखते हैं तो वो हमारा पैसा कहीं ना कहीं हम अपना पैसे को खो देते हैं या हम अपने पैसे को लूज करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीपिंग मनी इन बैंक एज सेविंग मीन्स लूजिंग आवर मनी एट अ रेट ऑफ अराउंड 2% पर ईयर। बैंक्स प्रोवाइड सेफ्टी बट वो भी जो है अप टू सम एक्सटेंट ही होती है। तो एक चीज समझिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि देखिए आज अगर आप बैंक के अंदर 100 रुपए रखते हैं और तो बैंक आपको इसके अंदर अगर इंटरेस्ट देगा तो मैक्सिमम बैंक आपको कितना देगा, अगर आप एफडी में भी रखेंगे तो 106 रुपए से लेके 107 रुपए तक देगा, जो कि टैक्सेबल होने के बाद ये भी अगर हम बात करें तो 104 से 105 रुपए के आसपास ही आपको पड़ेगा। मतलब आज का आपका 100 रुपए अगर आपने एफडी में डाला है तो 104 से 105 रुपए हो जाएगा, वो भी जब इसको आपके बहुत लंबे टाइम के लिए आप लॉक इन करते हो तब। और अगर आपने एफडी की जगह नॉर्मल कहीं पे डाला है, आपने नॉर्मल डिपॉजिट किया है या सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रखा है, तो वो हो सकता है आपका 102 रुपए से लेके 104 रुपए तक ही रहे। अब देखो होता क्या है, आज आपने अगर 100 रुपए रखा, आज का 100 रुपए है, मैंने आपको क्या बताया कि अभी 2020 का आप सर्च कर सकते हैं, हमारा 4.95 के आसपास इन्फ्लेशन रहा है लगभग। तो मतलब अगर किसी के पास 2019 के अंदर 100 रुपए थे तो दिसंबर के अंदर, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिसंबर के अंदर अगर आपके पास, दिसंबर 2019 के अंदर अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 104.95 रुपीज आपको चाहिए होंगे दिसंबर 2020 के अंदर उसने ही सामान को खरीदने के लिए जितना दिसंबर 2019 में आप 100 रुपए में खरीद सकते थे। लेकिन आपने पैसा क्या किया, आपने ये 100 रुपए रखे बैंक के अंदर, अगर एफडी में आपने रखे तो आपको कितना मिला, 104 से 105। ठीक है जी, यहां पे भी चांसेस हैं आपने हल्का सा पैसा लूज किया। लेकिन अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो आपका 2% तो सीधा गया। मतलब आप जो 100 रुपए में यहाँ पे एक ब्रेड का डब्बा ले सकते थे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने अगर वही, अगर आपको 104.95 का मिल रहा है, लेकिन बैंक ने आपको कितना दिया, बैंक ने बोला ये जी, ये लो जी पकड़ो 103 रुपए ऑन एन एवरेज, मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आपको क्या हुआ, अब वो ब्रेड का पैकेट अब 1 साल बाद आप नहीं ले पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पैसे का लूज करना हो गया आपके लिए, उसकी वैल्यू को। तो इसलिए बैंक्स के अंदर अगर आप सेविंग करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो आप अपने पैसे को 2% पर ईयर के हिसाब से लूज करते हैं। और ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो हैं वो आपको सबसे पहले, जब आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलते हैं तो आपको यही चीज एक्सप्लेन करते हैं। यही फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे पास नहीं है ज्यादातर लोगों के पास। और हमारे यहाँ पे तो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में पैसा रख लिया या फिर फिक्स्ड एफडी कर दिया, तो वो सोचते हैं कि नहीं अब तो हमारा पैसा बढ़ने लग गया, जबकि उनको नहीं पता कि हम बैंक से पैसा कमाना, वी आर नॉट सपोज टू अर्न मनी फ्रॉम बैंक। बैंक हमारे पैसे से खुद पैसा कमाता है, हमें वो उतना ही देगा जितना कि हम इन्फ्लेशन के साथ मैच कर सकें। उस केस में क्या होगा, हमारी वैल्यू मतलब हमारा जो पैसा उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बढ़ेगी। अगर हमने ये था एफडी के केस में, नॉर्मल केस में तो हमारे वैल्यू की, हमारे पैसे की वैल्यू 2 साल 2% पर ईयर के हिसाब से कम होती जाती है बैंक्स के अंदर पैसा रखने से। अब हम फिर कई लोग बोलेंगे नहीं लेकिन फायदा भी है बैंक का। नहीं, एक्चुअल में फायदा है बैंक का कि अगर आप बैंक के अंदर आज के टाइम पे अगर आपने 5 लाख रुपए तक रखा हुआ है तो आपको चाहे बेशक से आपकी उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आपको सेफ्टी मिल रही है कि घर में कहाँ रखोगे, घर में आप कहाँ गड्ढे खोद के थोड़ा रखोगे इतना पैसा। तो घर में आप पैसा नहीं रखते तो बैंक आपको एक सेफ्टी दे देता है, एक कार्ड दे देता है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आपका ईज आ जाता है उस चीज का। तो उस ईज के लिए अगर आपको लगता है कि आप 2% पैसा खो सकते हो या 2% अगर उस ईज की वजह से अगर आपका 2% वैल्यू कम हो रही है हर साल तो आप खुश हो, तो फिर ये ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये एक बहुत ही खराब डिसीजन है। और आपको कई बार लोग पता है क्या बोलते हैं, बैंक में पैसा है तो सेफ है। बैंक में पैसा बिल्कुल भी आपका सेफ नहीं है। आपको पता है पिछले साल भी कुछ बैंक्स बंद हुए हैं, और आपको पता है आपका बैंक में चाहे 1 करोड़ रुपए हो, अगर वो बैंक बंद हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपीज देगा, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। तो आप समझ रहे हैं, तो अगर आपका 1 करोड़ रुपए भी बैंक डूबा और अगर आपका उसमें 1 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ डूब गया, तो आरबीआई आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो बैंक में जो आपके ये मिथ है ना लोगों का कि बैंक में पैसा सेफ होता है, वो सबसे मतलब एक गलत धारणा है हम लोगों की कि बैंक हमारे पैसे को सेफ रखता है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे को जो नॉर्मल करेंसी है, जो फिएट करेंसी है, जैसे हम आईएनआर की बात करें, इसमें इशू क्या है, इसका डिमांड एंड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से जो भी लोग इसको करेंसी मान के अपने पास रखते हैं वो हर साल 2% अपनी वर्थ का खोते जाते हैं, वो हर साल 2% गरीब होते जाते हैं। तो
ये था फिएट करेंसी का इशू। बार्टर सिस्टम का भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई मान लो आपने 2000 रुपए का एक सामान लेने जाना है और 20 रुपए केजी है गेहूं, तो आप 100 केजी गेहूं आपको लेके जाना पड़ेगा। तो अब आपने मान लो 50 किलोमीटर दूर से, आप गांव से आपको शहर जाके 2000 रुपए की एक छोटी सी कोई चीज खरीदनी है, तो आप 100 केजी गेहूं भर के लेके जा रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी फिजिबल नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो बार्टर सिस्टम में भी इश्यूज थे और फिएट करेंसी में तो लाखों इशू है, कभी इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो इसलिए ये नई सोच आई। देखा, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि फिएट करेंसी के पीछे की सोच क्या है। तो एक नई सोच आई कि ये गवर्नमेंट जो है पैसे को कैसे भी कंट्रोल करती है, हमें पता ही नहीं है। तो मेन चीज जो नई सोच क्या थी वो ये थी कि ब्रिंग द बार्टर सिस्टम बैक विथ क्रिप्टो करेंसीज। देखो बार्टर सिस्टम में इशू क्या था, क्योंकि देखो पहले क्या था, इजी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी इजी है, इसको आपको ऐसा नहीं है कि आप 2000 के हो चाहे 2 करोड़ के हो चाहे कुछ भी हो, ये तो आपका डिजिटल वॉलेट के अंदर है, तो इसको तो कैरी करना बहुत इजी है। तो बार्टर सिस्टम की वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, जो बार्टर सिस्टम में हैवी वेट उठा के चलना पड़ता था। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम जो थी क्रिप्टो करेंसी में ने इमीडिएटली सोल्व कर दी। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी ने हमारे को ये INR का जो डिसएडवांटेज था ना, ये भी सोल्व कर दिया। ये डिमांड एंड सप्लाई पे से लेके आ गए कि अगर हम डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करें तो भाई डिमांड ज्यादा होगी किसी करेंसी की, सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू बढ़ेगा। एटलीस्ट जो हमारा पैसा है, एटलीस्ट अगर मेरे पास एक डिजिटल करेंसी है तो वो मेरी करेंसी है इस समय, और उसकी अगर डिमांड ज्यादा होगी तो मुझे उस डिमांड बढ़ने का फायदा मिलेगा, और अगर डिमांड कम होगी तो मुझे उसका लॉस भी होगा। लेकिन ये मेरे पास राइट है, क्योंकि अब मैं अपने हिसाब से करेंसी को चूज कर सकता हूं, और यही डिजिटल करेंसी के पीछे की कहीं ना कहीं सोच भी रही है। और अब कई सारे लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक डिजिटल करेंसी ही है, डिजिटल करेंसी का क्या मतलब है, ये तो बस आपके अकाउंट में आ गया एक डिजिटल नंबर और आपकी करेंसी हो गई। तो उन लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे तो जो पैसा है, जो फिएट करेंसी है, अगर आप डिजिटल करेंसी को बोलोगे तो कुछ नहीं है, तो एक डिजिटल नंबर है। तो INR भी तो क्या है, INR भी तो कुछ भी नहीं है, INR भी तो एक तरीके से एक कागज का टुकड़ा है। तो जब एक कागज के टुकड़े को, कागज की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन एक डिजिटल करेंसी को अगर आप बोलते हो तो सिर्फ एक डिजिटल वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है, तो INR की भी क्या वैल्यू है, ये तो एक कागज का टुकड़ा है। फिर आप बोलोगे नहीं, INR तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैक किया है ना। तो आप एक चीज समझिए, क्रिप्टो करेंसी को भी पीपल ऑफ वर्ल्ड बैक कर रहे हैं, वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब पीपल ऑफ वर्ल्ड किसी चीज को एज ए करेंसी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो जो लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर अगर किसी भी चीज को एज ए करेंसी मानने लग जाएं, तो आपको क्या लगता है कि वो करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिक नहीं बन जाएगी, और ये बनेगी। और ये हम देखते भी आए हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, मोदी जी आए और मोदी सर ने क्या बोला कि दोस्तों कल से जो हमारे 500 के नोट हैं या जो 1000 के नोट हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और ये इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हम लोग डर गए सारे के सारे लोग। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। लेकिन अगर सोचो उसी दिन नरेंद्र मोदी जी आते और बोलते कि दोस्तों कल से जो गोल्ड है, सोना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम लोग क्या करते, न्यूज देखते, हंसते और सो जाते। क्यों? क्योंकि हम बोलते क्योंकि ये गोल्ड एक ऐसी चीज नहीं है ना जो सिर्फ इंडिया में चलती है या इंडिया के लोग इसकी वैल्यू मानते हैं। लोग तो बोल देंगे गोल्ड भी क्या है, कुछ भी तो नहीं है, गोल्ड एक मेटल ही तो है, बस वैल्यू लोगों ने बना ली इस चीज की। यही चीज होती है। हमें एक चीज समझनी होगी कि जहां पे जिसकी एक्सेप्टेंस ग्लोबली हो जाती है उसकी वैल्यू क्रिएट अपने आप हो जाती है। और अगर उसके अंदर ये 4 चीजें मिक्स हो जाएं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उसकी वैल्यू में 4 चांद वैसे ही लग जाते हैं। तो सिंपल सी एक चीज है कि अगर वो बोलते गोल्ड नहीं चलेगा तो हम सीधा क्या बोलते, चलो कोई बात नहीं, हम इंडिया में नहीं चलेगा तो हम यूएस में जाके सेल कर देंगे, यूएस में नहीं होगा हम कहीं और सेल कर देंगे। अब कई लोग बोलेंगे हम यूएस नहीं जा सकते, तो भाई कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे है ना डिमांड, तो अपने आप रास्ता निकल जाएंगे। क्योंकि अगर, और दूसरी बात, अगर लोग ही मान के बैठे हुए, देखो 500 रुपए की वैल्यू हम नहीं मानते ना, ज्यादातर लोग, हम 500 रुपए की वैल्यू को जोड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन गोल्ड की वैल्यू हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं जोड़ते। मोदी जी बोलेंगे ना कि गोल्ड कल से हम गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं और आप मानते हैं, तो आप 40,000 का बेच रहे हो तो मुझे 40 का ही लूंगा मैं भी ना, क्योंकि मैं उस चीज में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी वर्ड को कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला। तो ये हम एक चीज बोल सकते हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी ने एक तरीके का बार्टर सिस्टम, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है सारा का सारा, डिसेंट्रलाइज्ड है कि गवर्नमेंट की तरह नहीं है। आज हमें पता है कि पूरे इंडिया के अंदर कितने रुपए हैं, नहीं पता। जब भी कुछ भी होता है लोग नई करेंसी निकाल देते हैं, मतलब हर बार नए प्रिंट करा, ये जो लाखों करोड़ रुपए, फिर उससे नया प्रिंट किया और डाल दिया मार्केट के अंदर।
और वो बैक्ड बाय भी नहीं है। हमें लगता है कि वो बैक्ड बाय है, बट उसका आज तक कभी भी प्रूफ नहीं दिया गया, वो खजाना हमें नहीं दिखाया गया किस तरीके से बैक्ड बाय है। उसके ऊपर चलो हम कभी और बात करेंगे। तो मेन चीज क्या है, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा चीजें हैं। तो वर्ल्ड के अंदर हमें गवर्नमेंट्स को पता ही नहीं होता, कितनी भी करेंसी गवर्नमेंट प्रिंट कर देती है और लोगों को लगता है कि नहीं मतलब सब कुछ सही चल रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी जो है ऑफ द वर्ल्ड उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। अब एक चीज देखते हैं, देखो तो जब ये चीजें हुई तो पता लगा यार, एक चीज बताओ कि सिंपल सी लोगों ने एक चीज महसूस की कि जैसे वेनेजुएला का एग्जांपल देता हूं, या फिर मैं आपको टर्की का आप एग्जांपल लीजिए कि यार टर्की के लीडर्स ने या टर्की के पॉलिटिशियंस ने गलती की, या फिर वेनेजुएला की गवर्नमेंट की गलती की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी कैसे खराब हो गई। क्योंकि आप एक चीज बताओ, आज से कुछ साल पहले आपको पता है एक यूएसडी जो होता था वो एक टर्की की करेंसी बताऊं तो एक लीरा के बराबर होता था। 6-7 साल पहले भी 1.4 लीरा के आसपास होता था, आज वही है 7 लीरा के आसपास। तो जो चीजें आप समझ रहे हो कि ये एक तरीके से 4.5 टाइम का मतलब कमी आई है अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। तो एक चीज आप सिंपल बताइए कि पहले टर्की के लोगों को अगर जाते तो किसी चीज के लिए मतलब अगर उनको एक यूएसडी खरीदना होता, एक यूएसडी लेना होता, तो पहले वो 1.4 लीरा पे करते, आज उसी के लिए उनको 7.04 समथिंग कुछ लीरा पे करना पड़ रहा है। तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर वैल्यूज ऐसे गिर जाती हैं एक करेंसी की भी, तो जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी हो, या फिर या फिर अदर कंट्रीज के साथ अगर गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे ना हो, तो वेनेजुएला के अंदर भी यही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से उनकी फिएट करेंसी की वैल्यू कूड़ा हो गई है, कचड़ा हो गई है। सफर किसने किया? नॉर्मल पब्लिक ने। आज परेशान कौन है? नॉर्मल पब्लिक परेशान है। लेकिन आप एक चीज बताओ कि अगर लीरा, मैं एक लीरा का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर ये लीरा ग्लोबल करेंसी होती, पूरी दुनिया के हर कंट्री में एक ही करेंसी चलती लीरा, तो उसका कितना है? अगर उस समय क्या बोलते हैं, अगर मान लो टर्की की अर्थव्यवस्था बिगड़ भी जाती, खराब भी हो जाती, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि लीरा तो पूरे वर्ल्ड की करेंसी है, तो एक कंट्री दो कंट्री में अगर अनसर्टेनिटी चल भी रही है तो उससे इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये अलग अलग कंट्री अपनी अलग अलग करेंसी को छोड़ें और पूरे के पूरे ग्लोब की, पूरे के पूरी दुनिया की एक करेंसी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, ताकि वेनेजुएला जैसी हालत अगर कोई कंट्री के अंदर हो तो वहां के लोग रातों रात गरीब ना हो जाए, वहां के लोगों के वैल्यू जो है पैसे की वो रातों रात बिल्कुल जीरो ना हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल करेंसीज लाई जाए, लेकिन कोई भी पूरे वर्ल्ड के जो क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन है वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोगों को डिवाइड ही रखना चाहते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट इसी तरीके से रन करती है, पॉलिटिक्स के ऊपर हम कभी और बात कर लेंगे। तो अब देखिए आप कितना अच्छा आइडिया, कितना यूनिक और कितना अच्छा आइडिया कि पूरी दुनिया में एक ही करेंसी हो, या जो भी करेंसी हो, अलग अलग करेंसी वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो और पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो चीज चले। तो सिंपल सी चीज, करेंसी पूरे वर्ल्ड की होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई का बेनिफिट उसमें मिलना चाहिए उस करेंसी के होल्डर को, जैसे वीट के केस में मिलता था, घी के केस में मिलता था, अलग अलग केसेस में मिलता था। पीपल शुड नो द टोटल करेंसी इन द सिस्टम। आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो लोगों को पता है ना कि 2.1 CR बिटकॉइन है, या फिर अलग अलग करेंसी के कितने टोटल मैक्सिमम करेंसी हो सकती हैं। अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक हो, प्रूफ ऑफ वर्क हो, किस तरीके से वर्क करती हैं वो लोग, टोटल मैक्सिमम क्या है, माइनिंग से वो सारी की सारी इनिशियल लेवल पे ही सर्कुलेशन में है, या फिर वो बाद में माइनिंग के थ्रू होंगी। बट हमें पता है कि टोटल करेंसी कितनी होंगी, तो इस टोटल नंबर की वजह से हमें पता है कि हम डिमांड एंड सप्लाई का बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये टोटल कितना होगा ये हम और किसी करेंसी के लिए फिएट करेंसी में नहीं बोल सकते, ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है ना। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट ऐसे पागल नहीं अपने हिसाब से करती है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, गवर्नमेंट का करेंसी के ऊपर रेगुलेशन जो है वो कितना मतलब ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो हर कंट्री का है। वो आप कभी भी गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं, या आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ सकते हैं अगर आप किसी को जानते हो तो सिंपल सी एक चीज है कि जो 4 इश्यूज थे कि करेंसी होनी चाहिए पूरी की पूरी दुनिया की, डिमांड एंड सप्लाई का बेनिफिट मिलना चाहिए, पीपल शुड नो द टोटल करेंसी इन द सिस्टम, जो फिएट में बिल्कुल मिसिंग है। अब ये देखिए, गोल्ड इज नाउ व्हाट बीटीसी विल बी इन द फ्यूचर। इसलिए बीटीसी को आपको बताया होगा कि हम गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि देखो गोल्ड अब क्या है, पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। तो सेम उसी तरीके से धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज की, जैसे मैंने यहाँ पे बीटीसी का एग्जांपल ले लिया है, इसकी भी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। तो आने वाले टाइम में इसलिए हम इसको रिलेट करते हैं गोल्ड से कि ये क्रिप्टो गोल्ड है एक तरीके से।
तो क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस आ गई, तो जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है वैसे बीटीसी की वैल्यू बढ़ रही है। और बीटीसी गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि गोल्ड की भी हमें मैक्सिमम सप्लाई नहीं पता, एटलीस्ट बीटीसी की हमारे को सप्लाई का तो पता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स के बढ़ते हुए करप्शन की वजह से और एक्चुअल में एक ऐसी करेंसी की नीड की वजह से कि जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो और जिसको इजीली ट्रांसफर किया जा सके, लोगों का उस पर ट्रस्ट हो सके, क्योंकि लोगों को पता हो कि वो टोटल नंबर ऑफ करेंसी उसकी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, और किस तरीके से वो अगर माइनिंग होती है तो किस तरीके से होती है, क्या वो पर्पस सोल्व कर रही है। और जब लोगों का ट्रस्ट आ जाएगा किसी भी करेंसी के अंदर, फिर वो चाहे डिजिटल हो चाहे वो फिएट करेंसी हो, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड को उस पर ट्रस्ट है तो वो जो करेंसी है वो अपने आप में एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट चाह के भी, जो मेरी पर्सनल ये सोच है कि क्रिप्टो करेंसी को नहीं रोक पाएंगी, हर गवर्नमेंट बैन करेगी, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी उसके हाथ से ये वाली पावर निकल जाए कि वो लोगों की करेंसी को कंट्रोल कर सके, लेकिन कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर रहे कि वो उसे एक ऐसी करेंसी पकड़ा दे कि जो हर साल 2% से डेप्रिसिएट होती हो। तो लोगों की भलाई इसी में है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में आई भी है। पूरी ग्लोबल करेंसीज हैं, डिमांड एंड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा, पूरी करेंसी हमें पता होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के फिएट करेंसी के साथ जो चीज नहीं होती है। और आने वाला टाइम जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा और जरूरी हो जाता है हमारे लिए वीडियोस लेके आना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, सो डेट कि हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रॉपर नॉलेज दे सकें, सो डेट कि वो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे होने वाले स्कैम से अपने आप को दूर रख सकें और राइट प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकें, उनको चूज कर सकें। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो था मैं इसको यहीं तक रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि 30 मिनट का हो गया है। तो आज हमने डिस्कस किया इसके अंदर कि फिएट करेंसी के साथ प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को आना पड़ा, या क्रिप्टो करेंसी की नीड क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो कल के वीडियो में आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी है क्या, बट मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में हमें पता लग चुका होगा कि फिएट करेंसी में क्या प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या डिमांड करता है, और वो जो डिमांड करता है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी जो है उसको उस पर्पस को सोल्व करती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि फिएट करेंसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, कल के वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और वो किस तरीके से फिएट करेंसी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व करती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो डेट कि लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर हो सकें और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के नाम पे होने वाले किसी भी तरीके के स्कैम से अपने को, अपने जान पहचान वालों को बचा सके, उनसे दूर रह सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली बार, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक की बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।